नमस्कार है आप सभी को। और एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ अपना वही जो क्लासेस चल रही थी। बहुत दिनों के ब्रेक के बाद आई हूँ, इस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन अब ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, कुछ पर्सनल रीज़न के कारण थोड़ी सा गैप हो गया था। और ये क्लास बच्चों, शीर्षक से आपको पता चल ही रहा है कि रामचंद्र शुक्ल की जो प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसी पे आधारित ये क्लासेस चल रही हैं। तो ये पूरी सीरीज है, मैं कोशिश करूँगी कि पूरी पुस्तक आपको इस क्लासेस के माध्यम से ला सकूं। और आज जो मैं करने जा रही हूँ क्लास नंबर 5 रहेगी ये। और आज का जो प्रकरण रहेगा 3। और वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375 तक। तो शुक्ल जी का निर्धारित हुआ समय पूछा जाता है, वीर गाथा काल का इन्होंने समय क्या निर्धारित किया है। तो इन्होंने संवत के आधार पर बताया है 1050 से 1375। तो संवत में मैं आपको बता दूं कि ईसवी से जो है संवत कहना चाहिए 57 साल पीछे आगे चलता है। आप इसमें इसको ईसवी में अगर बनाना चाहोगे तो इसमें -57 कर देंगे तो आपको ईसवी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ आज की क्लास। और एक, हाँ, क्लास शुरू करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि इनके जो इन्होंने बच्चों वीरगाथा काल नाम से प्रकरण लिखे हैं, ये 2 प्रकरण हैं, प्रकरण 3 और प्रकरण 4। प्रकरण 3 में आज पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम देखेंगे देश भाषा का काव्य लिखा है इन्होंने। अपभ्रंश में जो काव्य लिखा गया था वो यहाँ पे उन्होंने इसकी जानकारी सभी काव्य ग्रंथों की दी है। और जो प्रकरण 4 है अगली क्लास में जो रहेगा, उसमें उन्होंने फुटकल रचनाओं को लिया है। वीर गाथा काल की जो फुटकल रचना है, जो उन्होंने वीर गाथात्मक से अलग कर दिया है, परे कर दिया है, उनको उसमें लिया है। और वही फुटकल रचनाएं हैं जो अमीर खुसरो की हैं, विद्यापति की हैं, है ना, वही चीज़ें हैं उसमें आप देखने को मिलेंगी। फिलहाल हम वीर गाथा काल की ओर बढ़ते हैं, प्रकरण 3 जिसमें देश भाषा का काव्य है। अब शुक्ल जी कहते हैं, बहुत पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य हैं, जैसे बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। तो इन्होंने किन काव्य ग्रंथों को संदिग्ध बताया है? बीसल देव रासो को, पृथ्वीराज रासो को संदिग्ध बताया है। ठीक है, मैं जो प्रश्न है बच्चों साथ में ही लेती चलूँगी। जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जो पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो प्रश्न कथन के रूप में आ जाती हैं या प्रश्नों के रूप में, तो मैं वो रिवाइज भी करती चलूँगी क्लास में ही। तो ये बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो को इन्होंने संदिग्ध बताया है। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। मतलब बहुत मजबूरी में ये संतोष कर रहे हैं जो संदिग्ध सामग्री मिली है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। तो पंडित लोग देश भाषा में जो दोहे लिखे गए, गीत लिखे गए, उसको गंवारू समझते ही थे, कोई बात नहीं, समझते, उनकी वो कहना चाहिए अपनी प्रवृत्ति है। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। राजा भोज उस मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजा भोज जस मूसर चंद, ये कहावत यहाँ पे इन्होंने ले ली है। ठीक है, ये याद रखना, ये कहावत यहाँ पे ली है, महत्वपूर्ण बन जाता है ये कथन। तो ऐसे कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी बहुत रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहों में कहे जाते थे। वीरगाथा काल बच्चों दोहों का मतलब किस छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, ये भी प्रश्न बनता है। तो दोहा छंद का बहुत प्रयोग किया गया है। और वीर रस के पद छप्पे में, तो और जो छप्पे हम लोग जानते ही हैं, जो पृथ्वीराज रासो है उसमें छप्पे छंद का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। और यहाँ तक कि चंद्र बरदाई जी को छप्पे का सरदार भी कहा जाता है। ठीक है, तो वीर गाथा के जो मतलब कि वीर रस के जो पद हैं वो छप्पे छंद में मिलते हैं, और नीति श्रृंगार आदि विषय के जो पद हैं वो दोहों में मिलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल गई। राजरक्षित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे, और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। राजाश्रित मतलब राजा के आश्रय में जो रहते थे वो कवि, ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था।
वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी। तो उन कवियों के द्वारा लिखी गई जो रचना है वो क्या कहते हैं, सुरक्षित है, राजकीय पुस्तकालयों में उपलब्ध थी। और भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। तो ये जो राजरक्षित कवि थे वे अपनी रचनाओं को अपने मतलब कि जो उनके आने वाली पीढ़ी थी उसके लिए भी छोड़ जाते थे, उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा। मतलब जो मूल रचनाएं थी उनमें कुछ ना कुछ कहना चाहिए बदलाव होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया है। तो वीर गाथा काल कहने का इनका यही उद्देश्य था। इस काल का नामकरण वीर गाथा काल इसलिए रखा कि इनके पास मतलब कि कुछ बहुत सारी रचनाएं इनको यहाँ पे वीर गाथात्मक लगी। ठीक है। भारत के इतिहास में यह वह समय था जबकि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। देखिए, हम केवल हिंदी ही नहीं पढ़ते, इतिहास के बारे में भी पढ़ते हैं। तो आपको ये इतिहास भी समझ में आ गया कि वीर गाथा काल का जो समय था वो समय था बच्चों जब मुसलमानों ने हमले किए थे हमारे भारत में। किस तरफ से? उत्तर और पश्चिम की ओर से, उत्तर पश्चिम की ओर से हो रहे थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे। पश्चिम में हमारे जानते हैं कि पंजाब है, राजस्थान है, ये सारे राज्य जो पश्चिम में लगे हुए हैं। तो वाकई में वहाँ पे जो है उन लोगों को, उस प्रांत के लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा था क्योंकि हमला वहीं से होता था, उसी तरफ से, जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन, जिनकी मृत्यु उन्होंने बताई संवत 704 में, के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता का बल वैभव का केंद्र हो रहा था। तो कौन सा भाग भारत का जो है सभ्यता और वैभव का केंद्र हो गया था? तो पश्चिमी भाग। कन्नौज, अजमेर, अनहलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट मानी जाती थी और कवि चरण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आशीर्वाद उसी भूभाग में हुआ। अतः यह कथन स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। देखिए, उस समय का चित्र खींच के रख दिया है, परिस्थितियां कैसी थी। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी। उस समय जो बच्चों आपस में लड़ते थे, चंदेल, चौहान, गहरवार, परिहार और राजपूत, ये लोग आपस में लड़ते थे और किसी प्रभाव की वृद्धि के लिए, मतलब अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए लड़ते थे। कोई आवश्यकता नहीं थी लड़ाई की। कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ले ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। तो वीर गाथा काल रखने का नाम ये भी एक रीज़न यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो हमारा जब हिंदी साहित्य जहाँ से शुरू होता है, अभ्युदय होता है, तो वो समय भारत में लड़ाई भिड़ाई का समय था। आपस में भी लड़ते थे और बाहरी आक्रमण भी उस समय चल रहे थे। महमूद गजनवी मृत्यु संवत 1087 के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहां से लूट मार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपुताने पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थीं। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी त्वारीखों में नहीं मिलता पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। देखिए, अब महमूद गजनवी का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है कि उसके लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम जो है लाहौर में रहा करता था और वहाँ से वो लूट मार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर जाता था। विशेषतः राजपुताने मतलब राजस्थान में ज़्यादा चढ़ाइयाँ की थी और इनका वर्णन फारसी जो कैलेंडर है उसकी तारीखों में नहीं मिलता, लेकिन हमारे संस्कृत के ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सांभर, अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध में मारा गया। सांभर का नाम अजमेर है, यहाँ पे बता दिया गया, स्पष्ट है। वहाँ के राजा थे, चौहान राजा थे दुर्लभ राज द्वितीय। उनको वो कहाँ मारे गए? मुसलमानों के साथ युद्ध में मारे गए। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया। तो ये एक देखिए अच्छी जानकारी मिली ना। अजमेर किसने बसाया था? अजय देव ने।
उन्होंने मुसलमानों को परास्त किया। अजय देव के पुत्र अर्णोराज आना के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांग कर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। अर्णोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो आना सागर कहलाया। देखिए, इतिहास की जानकारी भी बहुत कुछ आपने यहाँ पे प्राप्त की कि ये हम लोग अभी राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं। मुसलमानों का जहाँ रक्त गिरा था उसको अपवित्र मानकर अर्णोराज ने एक वहाँ पे तालाब खुदवा दिया और उस तालाब का नाम क्या रखा? आना सागर। आना के पुत्र बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ, याद रखना प्रथम तृतीय इन लोगों को नाम नहीं मिलते थे ना, यही प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ इस तरह से रहते थे। तो आना के पुत्र बीसल देव जो विग्रहराज चतुर्थ थे के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर बीसल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीसल देव के विक्रम संवत 1220 के लेख में पाया जाता है। शहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना ने नाडौल पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा। तो ये बहुत प्रसिद्ध लड़ाई है इतिहास की, पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गौरी की, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र आया है। तो कब हुई थी पहली चढ़ाई? संवत 1247 में। उससे पहले भी गोरियों की सेना ने नाडौल पर धावा किया था, लेकिन हार कर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपुताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध जो था रणथंभौर के महाराज हम्मीर देव हुए हैं, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। तो हम्मीर देव जो है वो पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में माने जाते हैं। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने कई बार उन्हें हराया भी मुसलमानों को। सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। बहुत अच्छी जानकारी आपको इतिहास की यहाँ पे मिली है।